नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मसला। जैसे जैसे आदमपुर उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी हलचल भी तेज होती नजर आ रही है। भजनलाल के कब्जे वाली सीट पर अब भजनलाल के परिवार के कब्जे वाली सीट पर अब किसका कब्जा होगा, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। जीत का दम सभी दल भर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि आदमपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है, इस बार भी कांग्रेस ही जीतेगी। तो वहीं बीजेपी भले ही पहले इस सीट से सूखा झेल रही हो, लेकिन अब उसे अपनी जीत की उम्मीद है, वो भी भव्य जीत की। आप सुपरफास्ट चल रही है, पहले प्रत्याशी के चुनाव में और अब नामांकन में भी। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने नामांकन भरा। इस बार मामला बड़ा पेचीदा होने वाला है, क्योंकि सभी पार्टियों के प्रत्याशी मजबूत बताए जा रहे हैं। जीत का दम तो सभी भर रहे हैं, लेकिन कौन जीतेगा ये तो चुनावी रिजल्ट ही बताएगा किसमें कितना है दम। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। आदमपुर उपचुनाव का रण तैयार है। 3 नवंबर को वोटिंग होगी, 6 नवंबर को आदमपुर उपचुनाव के नतीजे आएंगे। उपचुनाव को देखते हुए शासन प्रशासन की तैयारियां भी पूरी हैं। सभी पार्टियां जीत का दम भर रही हैं और तैयारियों में जुटी हुई हैं। बीजेपी ने आदमपुर के मैदान में भव्य बिश्नोई को उतारा है। भव्य बिश्नोई 3 बार हरियाणा के सीएम रह चुके भजनलाल के पोते हैं। आदमपुर उनका गढ़ रहा है। 5 दशकों से भजनलाल परिवार ही यहां से जीतता आ रहा है। सियासी तौर पर इलाके में उनका पूरा दबदबा है। 1996 से अभी तक इस विधानसभा सीट पर विपक्षी दल का ही कब्जा रहा। इस बार आदमपुर की जनता के पास मौका है कि 2 साल ही सही, लेकिन सत्ता में बैठी सरकार के साथ जुड़ सके। अगर ये सोचकर वोटिंग हुई तो फायदा भव्य बिश्नोई को होगा। अब जितना राजनीतिक जीवन मेरा रहा और जितने चुनाव हमने लड़े, 6 चुनाव मैं जीत चुका हूं अभी तक। जिस प्रकार का माहौल मैं आज देख रहा हूं, क्योंकि लोगों में एक बड़ा जबरदस्त उत्साह इसको लेके है, क्योंकि 26 साल के बाद हम सत्ता में हिस्सेदारी कर रहे हैं तो हमारा विकास होगा, इलाके काम होंगे, लोगों की सोच सिर्फ वो है और वो उस वजह से इतना जबरदस्त माहौल यहाँ बना हुआ है आदमपुर में। दूसरी बार बनी सरकार के 3 साल में बीजेपी पहले 2 उपचुनाव हार चुकी है। तीसरे उपचुनाव में सिर्फ बीजेपी की साख ही दांव पर नहीं, बल्कि उम्मीदवार बनाए भव्य बिश्नोई के लिए भी बड़ी चुनौतियां हैं। पिछले 2 उपचुनाव में इंटरनेशनल फेम रेसलर योगेश्वर दत्त और गोविंद कांडा बीजेपी को जीत नहीं दिला सके। अब भव्य पर यह सिलसिला तोड़ने का दबदबा है। तो वहीं दूसरी ओर उपचुनाव से पहले बीजेपी जेजेपी गठबंधन में कुछ अनबन देखने को मिल रही है। इस अनबन की वजह है पोस्टर। आदमपुर उपचुनाव के लिए कुलदीप बिश्नोई के पोस्टर बैनर में सिर्फ सीएम मनोहर लाल को दिखाया गया, जेजेपी के किसी भी नेता को नहीं दिखाया गया, जिस पर जेजेपी की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। पोस्टर को देख मुझे हैरानी होती है। हम राज्य में बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। बीजेपी की सीनियर लीडरशिप हमेशा बोलती रहती है कि हमें गठबंधन को और आगे बढ़ाना है। ऐसा उपचुनाव हो और उसके बाद भी जेजेपी के किसी वरिष्ठ नेता की फोटो न हो, ये रवैया काफी चौंकाने वाला है। सीएम को पोस्टरों पर देनी पड़ी सफाई। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने चुनावी पोस्टर्स में जेजेपी नेताओं के फोटो नहीं होने पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि अभी आदमपुर में लोकल नेता अपने स्तर पर पोस्टर जारी कर रहे हैं। जब चुनाव अपने चरम पर आएगा तब सरकार में गठबंधन के साथी साथ में खड़े नजर आएंगे। हरियाणा में जेजेपी बीजेपी गठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है। आपके उम्मीदवार ने भरा नामांकन। वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने हिसार में आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ आम आदमी पार्टी के कई सीनियर लीडर्स मौजूद रहे। आपके उम्मीदवार के लिए राजनीतिक करियर में बड़ा दांव खेलने का सुनहरा मौका है। दरअसल आप आदमपुर सीट के उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर हरियाणा की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। कांग्रेस जल्द खोलेगी अपने पत्ते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी सरकारों का नीतिगत गठबंधन नहीं होता, स्वार्थ का गठबंधन होता है। चुनाव के टाइम में एक कह रहा था 75 पार, दूसरा कह रहा था इनको करो यमुना पार, अब बन गए दोनों यार। तो वहीं प्रत्याशी पर बोलते हुए कहा जल्द कांग्रेस का प्रत्याशी का नाम सामने आएगा। आदमपुर कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस ही जीतेगी। ऐसी सरकार है जिनका नीतिगत गठबंधन नहीं होता,
स्वार्थ का गठबंधन है, स्वार्थ का गठबंधन है, जा रहा है क्या सर, रिश्तों में खटास है। क्योंकि एक भाई चुनाव के टाइम में एक कह रहा था 75 पार, दूसरा कह रहा था इनको करो यमुना पार, स्वार्थ में बन गए दोनों यार, तो ऐसा ही हुआ। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की कठिनाइयों का असर आदमपुर चुनाव पर दिखा, प्रत्याशी की घोषणा ही नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, कांग्रेस में कई कठिनाइयां हैं, उस नाते से सोच रहे थे जल्दी प्रत्याशी उनका आए, लेकिन कांग्रेस की दलीय कठिनाइयां बहुत बढ़ गई हैं। हम उनके राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर यहां तक उसको देखते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला भी कई दिन तक बड़ा जो है वो पूरे देश के सामने जो नज़ारे पेश हुए वो नहीं होने लायक थे। मतलब कांग्रेस उनको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाई उस नाते से। तो लेकिन अभी उस सारे का ही प्रभाव मुझे लगता है कांग्रेसी कार्यपद्धति पर आया है। जल्दी उन्होंने तय करना चाहिए, फार्म भरने लगे हैं लोग। तैयारियां सभी की पूरी हैं, जीत का दम सभी राजनीतिक पार्टियां भर रही हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आदमपुर के चुनावी रण में जनता इस बार किसको मौका देती है। क्या हर बार की तरह इस बार भी भजनलाल परिवार का कब्जा बरकरार रहेगा या कोई और मारेगा बाजी इस बार। हर खबर ब्यूरो। तो तैयारी सभी की पूरी है, लेकिन इस बार किसको जनता मौका देगी ये जानना वाकई दिलचस्प रहने वाला है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, सभी का आपसे परिचय करा देते हैं। योगेश कौशिक जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। यशपाल बत्रा जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। रविंद्र ढूल जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। मेहर सिंह जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश कौशिक जी, मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता के पास ना जाकर सबसे पहले आपसे सवाल करूंगी, आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। अभी आदमपुर के उपचुनाव को लेकर जो तैयारियां तमाम पार्टियों की चल रही है, उसको देखते हुए क्या कहेंगे आप, क्या समीकरण नजर आ रहे हैं? देखिए, जहां तक चुनाव का ताल्लुक है, ये चुनाव भी मुझे लगता है ऐसे ही थोपा हुआ सा चुनाव मुझे लग रहा है। पहले अभय सिंह चौटाला जी ने थोप दिया किसी वजह से, और अब बिश्नोई जी ने थोप दिया। वैसे तो ये पारंपरिक सीट, अब मैं क्या कहूं, ये कांग्रेस की है या भजनलाल परिवार की है, ये लगभग दोनों ही तरीके से कहा जा सकता है। क्योंकि भजनलाल परिवार ने लगभग सारे चुनाव जो भी जीते हैं वो कांग्रेस की सीट पे जीते हैं। एक दो को अगर छोड़ दें तो वो जो इन्होंने अपनी यही बड़ी दुविधा है। ये कांग्रेस का गढ़, कांग्रेस कहती है ये कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन भजनलाल परिवार कहता है कि जी हमारी पहले से ही हमारी सीट है, हमारा परिवार इस पर हमेशा से जीतता आ रहा है। तो ये कंफ्यूजन जो है ये कैसे दूर होगी? देखिए, भजनलाल जी जो है बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ थे, और उतने ही कुलदीप बिश्नोई मुझे उलझे हुए राजनीतिज्ञ नजर आते हैं। मैं एकदम स्पष्ट करता हूं, क्योंकि इन्होंने कहा कि बहुत सालों से हम सत्ता से बाहर हैं। वो बाहर कैसे हुए, वो बताएंगे किसी को या जनता को समझाएंगे कि वो बाहर कैसे हुए? वो बाहर हुए हैं खुद अपने कर्मों की वजह से, वरना तो वो सत्ता में होते। जिस वक्त हुड्डा जी को बनाया गया था मुख्यमंत्री, उस टाइम पे उनकी जिद ये थी कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी को बनाया जाए। उस दिन के बाद से लेके और आज तक फिर वो चुनाव नहीं जीत पाए। अच्छा, अब दूसरी बात अगर मैं करूं तो एक बार देवीलाल जी की लहर में सारे के सारे धुरंधर जो है वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उस चुनाव में भी 3 सीटें जो जीती थी कांग्रेस, उनमें से एक भजनलाल जी की थी, आदमपुर की। तो मैं वो भजनलाल जी को नाम दूं या वो मैं कांग्रेस को नाम दूं, ये अभी बहुत जल्दबाजी है मेरे हिसाब से, क्योंकि चुनाव अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अभी कांग्रेस का कैंडिडेट आने दीजिए। कांग्रेस ने भी कैंडिडेट दिया, कहाँ है? कांग्रेस कैंडिडेट देगी, इन्होंने दे दिया है। योगेश जी, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वो और हलकों में भी अपना असर दिखाती ना, केवल आदमपुर में। हेलो जी योगेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, कांग्रेस की आप बात कह रहे हैं, कांग्रेस की अगर बात करें तो वो और हलकों में भी अपना असर दिखाती, केवल आदमपुर में ही क्यों? फिर मैं देखिए, जब ऐसा चुनाव आता है ना, जब लहर चलती है, तो उसमें वीरेंद्र सिंह जी भी जीते थे, सिर्फ ये थोड़ा जीते थे, उसमें वीरेंद्र सिंह जीते थे, और उसमें 3 सीटें जीती थी कांग्रेस। एक भजनलाल जी, एक वीरेंद्र सिंह जी और एक तैयब हुसैन जीते थे।
तो अगर मैं ये मान लूं, लेकिन तैयूब हुसैन के बेटे जो हैं वो बाद में हारते रहे, ठीक है, ऐसे ही वीरेंद्र सिंह खुद चुनाव हार गए, तो ये मैं कैसे मान लूं कि वहां कांग्रेस का प्रभाव नहीं था? कांग्रेस बिल्कुल रही होगी। कांग्रेस के बिना, पार्टी के बिना, सुनो, पार्टी की 10, 12, 15, 20 हजार सीटें तो होती हैं, वरना पार्टी की टिकट लेने के लिए जाएगा कौन? लेकिन वहां पे भाजपा का क्या अस्तित्व है ये आपको सोचना पड़ेगा। भाजपा का पिछली बार उन्होंने फोगाट जी को लड़ाया था, सोनाली फोगाट आज हमारे बीच नहीं है वो, तो अब वो इन्होंने भाजपा तो अब वहां पे अपना खाता खोलने की बात इस दम पे करती है कि हमने भजन लाल परिवार को तोड़ लिया है अपने साथ, इस दम पे नहीं करती है कि भाजपा का बहुत बड़ा वहां पे जनाधार बन गया है या जनाधार था, उनका कभी भी आधार नहीं था वहां पे। तो अब वो भजन लाल जी के दम पे अगर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उस परिवार के दम पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो वो आर पार की बात है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आर पार की कांग्रेस के लिए भी रहेगी और आर पार की जेजेपी के लिए भी रहेगी। जेजेपी को मैंने बहुत पहले, एक बार पहले भी कहा था कि बीजेपी जेजेपी को खत्म कर देगी अगले चुनाव तक, और वो होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उपचुनाव में कहीं पे भी सीट ही नहीं देती है उनको, और ना वो वजन देती है, जो आपने अभी अभी अपने बातों में कहा कि वो पोस्टर ही नहीं लगा रही है जेजेपी के लोगों की, तो वो सफाइयां कितनी भी देते रहे, अल्टीमेटली इनका टारगेट ये रहेगा कि जेजेपी को निपटा दो बिल्कुल, और कांग्रेस के सामने ही टक्कर होगी। बाकी जो चुनाव होगा कांग्रेस और भजन लाल जी के परिवार के बीच में चुनाव होगा, और कांग्रेस किसे कैंडिडेट बनाती है उसके बाद आप चुनाव को बदलते हुए देखेंगे। अभी तो एक कैंडिडेट डिक्लेयर है, वो पहले दिन से डिक्लेयर था, जब कुलदीप जी ने छोड़ा था कांग्रेस को, छोड़ते ही ये डिक्लेयर था कि उनको या उनके परिवार को टिकट मिलेगी। पर अगर कुलदीप जी से कोई पूछे कि अगर यही सीट लेनी थी, अपने बेटे को ही देनी थी, तो कांग्रेस कौन सा मना करती उनको? ठीक है, तो मैं इसीलिए उनको परिपक्व नहीं मानता हूँ राजनीति में। चलिए ठीक है, लेकिन अब तो वो बीजेपी के कैंडिडेट है ना? हाँ, और बीजेपी से क्या ले सकते हैं वो? क्या कांग्रेस से जितना उनको सपोर्ट और उतना वोट बैंक कांग्रेस का था वहां पे, क्या इतना बीजेपी उनको दे सकेगी? अगर नहीं दे सकेगी तो उनके ये चुनाव बहुत भारी पड़ेगा, और मैं कह रहा हूँ वो गलतियां राजनीतिक तौर पे करते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नाक का सवाल है उनके लिए। नहीं, नाक का सवाल हो तो नाक का तो सबका कांग्रेस का भी है। अगर कांग्रेस ये चुनाव जीत जाती है तो अगले चुनाव के निर्णय इस चुनाव से ही हो जाएंगे। अब ये मान के चलिए, और अगर गैप कम होता है, मैं मान लेता हूं अगर ये बीजेपी जीत जाती है और गैप कम होता है, तो भी समझ लीजिए कि अगला चुनाव भाजपा के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है। ठीक है, ठीक है सर, आऊंगी आपके पास। रविंद्र ढोल, आपका मैं रुख करूंगी। एक तो लेट लतीफी कांग्रेस की यहां पर नजर आ रही है, अभी तक उम्मीदवार का चयन नहीं हो पाया है, पहली बात। और दूसरी बात ये सर, संगठन को लेकर लगातार सवाल किए जा रहे हैं, संगठन में एकता ही नहीं है, यहां पर संगठन मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है, तो चुनाव में कैसे लड़ा जाएगा? यहां पर कृष्णमूर्ति हुड्डा के साथ यहां पर जो किरण चौधरी हैं बैठती हैं, कहती हैं हमें तो मालूम ही नहीं है, मालूम होगा तो पता चलेगा तो बताएंगे, और हम तो आएंगे, हमें बुलाया जाएगा, इस तरह की बातें। तो चुनाव लड़ने के लिए संगठन में मजबूती होना बहुत जरूरी है, और लेट लतीफी है कांग्रेस में हमेशा क्यों होती है हर चयन के लिए? देखिए, कांग्रेस ट्रेडिशनली हमेशा लास्ट में अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करती आई है। इससे पहले जब बड़ौदा के अंदर डिक्लेयर किया था तो भी कांग्रेस लास्ट में थी, बावजूद उसके कांग्रेस जीती। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि उसके कारण से कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर कोई इफेक्ट पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात जो है, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी का आपने नाम लिया, तो उनकी तो राजनीति हमें जानते हैं, वैसे तो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, लेकिन उनकी राजनीति हुड्डा साहब के विरोध से चलती है, तो उनके खिलाफ बयान दे करके अपने आप को पॉपुलर करने का काम वो लगातार करते रहे हैं। और आ गई तीसरी बात जो है, किरण चौधरी जी के हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि मैं किसी प्रकार की गुटबाजी में विश्वास नहीं करती। ये उनकी खुद की स्टेटमेंट है, और हम आशा रखते हैं, कारण क्या है कि आदमपुर जो है कभी भिवानी लोकसभा का आपके प्रदेश अध्यक्ष उदय भान कहते हैं किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी को बुलाया जाता है पार्टी की हर मीटिंग में, लेकिन वो आते ही नहीं है। देखिए, बड़े नेताओं को बुलाया जाना और उसके बाद में वो आए ना आए तो उनका निजी प्रेफरेंस मैं मानूंगा हमारी तरफ से, लेकिन पार्टी की तरफ से पूरी तरह से मैसेज तो बाहर यही जाएगा ना कि एकता नहीं है। पार्टी की तरफ से जो है हमेशा सभी वरिष्ठ नेताओं को मैसेज दिया जाता है, एसएमएस के द्वारा भी, व्हाट्सएप के द्वारा भी, फोन कॉल के द्वारा भी। इस प्रकार के मैसेज हमारे पास में भी आते रहते हैं, तो हमें पता है इस चीज का कि जिस मीटिंग में
जिन जिन को जाना है उन सबको मैसेज दिए जाते हैं और पार्टी पूरी तरह से एक होकर के चुनाव लड़ेगी। मैं बताने जा रहा था कि भिवानी लोकसभा का जो है कभी आदमपुर जो है बात हुआ करता और बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए किरण चौधरी जी का वहां पर इन्वॉल्वमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। हम आशा भी रखते हैं, अपेक्षा भी करती है, कांग्रेस पार्टी पे अपेक्षा रहती है कि जिस प्रकार से वो कांग्रेस की मदद पहले करती आई है, जिस प्रकार कांग्रेस नेता के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं और अपनी एक पूरी तरह से संगठन को मजबूत करने का काम किया है, उसी प्रकार इस बार करें ताकि पार्टी जो है अपनी सीट रिटेन करने में सफल रहे और जो लोग पार्टी को छोड़ करके स्वार्थवश जो है दूसरी पार्टी में जाकर के हरियाणा की जनता के ऊपर जिन लोगों ने चुनाव थोपने का काम किया है उनको एक पूरी सजा मिले। और मैं तो कहता हूं जनता को बड़ा स्पष्ट तौर पर उनको एक मैंडेट देना चाहिए कि किसान विरोधी सरकार जो है पूरी तरह से जो साबित हुई है उस सरकार के खिलाफ मैंडेट आदमपुर का आएगा, जैसे पहले दोनों उपचुनावों के अंदर आया था। सर, और मुद्दे से तो कांग्रेस बाद में निपट ले, लेकिन पहले जो अपने घर में जो लड़ाई हो रही है उससे तो निपटे। नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये आंतरिक लोकतंत्र के कारण से इस प्रकार की चीजें सामने आती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि दो नेता ऊपर से कोई ऑर्डर सुना देते हैं, नीचे किसी के बोलने की हिम्मत नहीं होती। यहाँ पर सभी नेताओं को बोलने का अधिकार है, सभी नेता बोलते आए हैं सार्वजनिक मंच पर भी और पार्टी के मंच पर भी, तो उसके कारण से इस प्रकार की लड़ाई जब सड़क पर आती है तो सर किरकिरी भी तो होती है ना। उसके बाद में उसके कारण से इस प्रकार की स्थिति कई बार पैदा हो जाती है, पर उससे निश्चित तौर पर मान करके चलिए कि कांग्रेस इन सब चीजों से उभर करके पूरी तरह से मजबूती के साथ में एकजुट होकर के मिलकर के चुनाव लड़ेगी। ये जरूरी भी है रविंद्र जी। ठीक है जी, मेहर जी आपका मैं रुख करूंगी। बीजेपी से आए सत्येंद्र सिंह को कैंडिडेट आपने बनाया, इससे यहां पर फूट भी नजर आ रही है। पहले आप बीजेपी की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं फूट को लेकर, अब आपकी पार्टी में ही देखा जा रहा है किस तरीके से हल्का प्रधान बाबूलाल शर्मा और पार्टी प्रवक्ता अमनदीप टांडी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अरे ये यूनिट तो पहले ही डिजोल्व है, तो इसमें इस्तीफे का क्वेश्चन कहाँ उठता है। सभी यूनिट डिजोल्व की हुई है विधानसभा लेवल पर पार्टी ने पहले से ही। ये जो की बात चलती है कि भाई हमारे को टिकट नहीं मिला, ये हर एक पार्टी में होता है, 2-4 लोग होते ही हैं, ये कोई हमारे पदाधिकारी नहीं है, ये अपना 2-4 बंदे हैं, पार्टी के मेंबर जरूर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उनका ठीक है, उन्होंने कहा, उनको दुख हुआ होगा इस बात का, लेकिन देखो पार्टी कोई एक ही मुद्दे पे तो एक ही कारण से तो किसी को खड़ा नहीं करती है। सीनियबिलिटी भी देखी जाती है, सारा कुछ देखा जाता है, कैंडिडेट का बैकग्राउंड भी देखा जाता है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। इसमें कोई दम नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना, मैंने देखा था वो वीडियो कि आप अब हमने पद त्याग कर दिया, अरे पद तो था ही नहीं। सर, कल भी इसी मुद्दे पर डिबेट चल रही थी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठकर डिबेट में कह रहे थे कि बीजेपी का खुद का कोई कैंडिडेट नहीं है, वो तो कांग्रेस से कैंडिडेट आया और बीजेपी ने उसको अनाउंस कर दिया। ऐसे तो फिर आपके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं ना, बीजेपी को छोड़कर आपके पास कैंडिडेट आया, आपने अनाउंस कर दिया। देखो जी, छोड़ने की बात ये होती है जब कोई कैंडिडेट, खासतौर पे एमएलए, जब ओपोजिशन को छोड़ के जब जाके रूलिंग पार्टी को ज्वाइन करता है, तब उसमें हमें संदेह होता है कि इसकी इंटेग्रिटी ठीक नहीं है, ये ईमानदार आदमी नहीं है। लेकिन जब कोई सरकार वाली पार्टी को छोड़ के अपोजिशन पार्टी की तरफ आता है तो इसका मतलब ये वो विचार के हिसाब से इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, क्या तैयारी है आपकी? संगठन, देखिए संगठन मजबूत हो चुनाव लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। क्या वाकई हरियाणा में वो संगठन है आपके पास जो कि उपचुनाव में, आदमपुर के उपचुनाव में आपको जीत दिला सके? बिल्कुल जी, हमारा एक जो मेंबर है, एक जो पार्टी का मेंबर है, वो इनके 11-11 के बराबर है, क्योंकि इतना वो है। अब आप देखिए, मैं तो करनाल डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, लेकिन मैं भी 14 तारीख को वहीं जा रहा हूँ कन्वेंसिंग। ये पूरे हरियाणा से कोई आदमी को हम टच किए बिना नहीं छोड़ेंगे। हर परिवार को, हर आदमी को हम उनको मुद्दे बताएंगे। अब खास बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप मुझे आज्ञा दें जी, कि जैसे बीजेपी है, बीजेपी के बारे में क्या है, कोई मुद्दे क्या है इनके मुद्दे हैं, कोई धर्म पे चले जाएंगे, जाति पाति की बात करेंगे, या कोई और इस तरह का उठा लेंगे जो भावना तक मुद्दा होगा। इसी प्रकार कांग्रेस का क्या होता है, वो मुद्दा होता ही नहीं है। आपने ही बताया कि कलेह चल रहा है, गुटबाजी की वजह से खुद ही खत्म हो रहे हैं। अब जहाँ मैंने तो ये भी बताया ना कि आपके नेता भी छोड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी को।
नहीं, नेता छोड़ना एक अलग चीज है, लेकिन करप्शन की बात जब आती है, हाँ। हमने पंजाब में भी मंत्री को अंदर किया बिना जबकि प्रेस को भी मालूम नहीं था, और शुरुआत में दिल्ली में भी अंदर किया था, मंत्री को सीबीआई इंक्वायरी करवाई थी। तो करप्शन के मामले में मैं ये कहना चाहूंगा, जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी में सेंट्रलाइज्ड करप्शन है और ज्यादा करप्शन है, कांग्रेस में डिसेंट्रलाइज्ड करप्शन है। बस इतना फर्क है दोनों में, दोनों करप्ट पार्टीज हैं और इनमें सेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज का फर्क है। कांग्रेस में सभी लेते हैं, अपना घर भरते रहते हैं। बीजेपी में क्या बड़ा सिस्टमेटिक तरह से एक पाइप, जैसे ऑयल की पाइप जाती है उस तरह से पैसा जाता है, वो पूरे पार्टी के अंगों को उस तरह से डिवाइड होता है और नेताओं को उसमें कम हिस्सा रहता है, जबकि पार्टी को ज्यादा हिस्सा रहता है। तो पार्टी बहुत करप्ट है ये, इसमें कोई ये करप्शन में इन्होंने पूरे ये कहते हैं ना रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कांग्रेस के करप्शन जितना था दुगना तिगुना इन्होंने कर दिया है। लेकिन कांग्रेस में क्या था, अब ये लड़ाई क्यों हो रही है कांग्रेस में, इसी बात तो हो रही है, इसने कितना पैसा बनाया, कितना किसका वर्चस्व है, इस तरह की बातें होती है, इनकी बंदरबांट होती है और कुछ नहीं होता है। और मैं दोबारा फिर कहना चाहूंगा, हम मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं, हम शिक्षा के बारे में करेंगे, हम स्वास्थ्य के बारे में करेंगे, हम बेरोजगारी और महंगाई की बात उठाते हैं, जबकि बीजेपी कभी इन मुद्दों को नहीं उठाती है। वो तो सिर्फ चलो महाकाल उठा लिया, फिर वहां चले गए, कभी केदारनाथ चले गए, कभी गुफा में बैठ के जाके, इन चीजों से लोगों की भावनाओं को वो क्या करते हैं, तो जनता क्या इतनी बेवकूफ है जो बातों में आ जाती है? नहीं, जनता इस बार नहीं आएगी, इस बार नहीं आएगी। हम लगातार आ रही है लेकिन इस बार नहीं आएगी, इस बार नहीं आएगी, लगातार भी नहीं आ रही है। पंजाब में समझ गए, दिल्ली में तो पहले ही समझ गए थे, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो पंजाब में समझ गए, अब हरियाणा में भी समझ जाएंगे, क्योंकि उनका बड़ा भाई ने समझ में आ गई तो छोटा भाई भी समझ जाएगा। ठीक है, मेहर सिंह जी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है सर। ठीक है, ठीक है। यशपाल जी, आपका मैं रुख करूंगी जी। 3 साल में बीजेपी पहले 2 उपचुनाव हार चुकी है यहाँ से, अब ऐसा क्या हुआ कि भव्य जीत की उम्मीद है बीजेपी को? देखिए, ऐसी क्या खास तैयारी सर? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, यशपाल जी आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या सर? वॉल्यूम थोड़ी वैसी लग रही है जी। आपने मेरा सवाल सुना? हाँ बताइए, दोबारा बताइए। जी, मेरा ये कहना है 3 साल में बीजेपी पहले 2 उपचुनाव हार चुकी है यहाँ से, और इस बार क्या ऐसी खास रणनीति बीजेपी की जो आपको भव्य जीत की उम्मीद है इस बार? देखिए, बीजेपी में अपने आदरणीय कुलदीप बिश्नोई जी ने जो ज्वाइनिंग करी है और उनके बेटे को डे टिकट मिली है, ये इनकी पारिवारिक सीट पिछले काफी टाइम से आ रही है। इनके दादा, उसके बाद इनकी वाइफ, कुलदीप जी खुद, अब इनके बेटे की बारी है। तो कुछ सीटें ऐसी भी रहती हैं जो पारिवारिक इन लोगों ने मेहनत कर रखी है वहां पे, और वो अब बीजेपी के अंदर निश्चित रूप में बीजेपी रिकॉर्ड वोटों से इलेक्शन ये जीतेगी, इसमें कोई भी शक नहीं है किसी को भी। ये लोग जितने भी बाकी पार्टी हैं, ये दूसरी तीसरी चौथी लाइन की लड़ाई लड़ना शुरू कर रखी है इन लोगों ने। अभी एक कांग्रेस प्रवक्ता एक बात कह रहे थे कि हमारे नेता को बुलाया जाता है, नेता आए या ना आए ये उनके ऊपर निर्भर करता है। देखिए, बीजेपी के अंदर सबसे पहला काम अनुशासन में रहने का है, चाहे वो बड़े से बड़े नेता हो, चाहे वो छोटे से छोटा नेता हो, वो कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के अंदर काम करेगा। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। अभी फरीदाबाद में 3 दिन का एक परीक्षण शिविर लगा था बीजेपी का, पिछले 2-3 महीने पहले। माननीय मुख्यमंत्री जी एक आम कार्यकर्ता की तहत एक पब्लिक के बीच में, जहां पे लोग आम कार्यकर्ता बैठते हैं, उनके अंदर आके बैठे और पूरे 2 घंटे 3 घंटे जितना सेशन चला, उन्होंने वहां बैठ के आम कार्यकर्ता के रूप में वो सुना। ये इस पार्टी में ही हो सकता है। कांग्रेस का जो कल्चर है, आपको पता है, आप खुद ही अभी इनसे पूछ रहे थे कि गुटबाजी की भेंट जिस तरीके से चढ़ी हुई है और किस तरीके से बीजेपी के अंदर। सवाल तो आपसे भी करूंगी सर गठबंधन पर। जी, नहीं, पोस्टर को लेकर सीएम को भी तो सफाई देनी पड़ी ना सर। देखिए, अब किसी ने कोई टिकट किसी को मिली है, उसने व्यक्तिगत अपने उसके ऊपर बैनरों के ऊपर उनका गठबंधन का पालन नहीं किया, लेकिन हमारे सीनियर नेताओं ने तुरंत प्रभाव से उसकी स्टेटमेंट दे दी कि जो गठबंधन धर्म है वो निभाया जाएगा और प्रॉपर तरीके से निभाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के अंदर वो कल्चर नहीं है।
एक गुट कुछ बोलेगा, दूसरा कुछ बोलेगा, तीसरा कुछ बोलेगा, चौथा कुछ बोलेगा। आप कह रहे हैं कि ठीक है, अगर गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है, आप कह रहे हैं? बिल्कुल, हमारे में कोई पहले तो गलती हुई नहीं, अगर किसी लेवल पे गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि गलती का अलग अलग तरीके से डिफरेंट तरीके से बताया जाता है, अलग अलग गुट के अंदर बढ़ जाती है वो गलतियां, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अनुशासन सबसे पहला काम है। और रही कि कुलदीप जी ने बीजेपी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली है, देखिए हर आदमी का देश के अंदर समाज की अगर कोई सेवा करना चाहता है, वो लोग सेवा भाव से बीजेपी में जब भी कोई नेता आता है तो वो समाज सेवा के लिए ही आता है, उससे पहले हाँ, ये सच है। तो फिर क्या ही कहूं मैं। ये खूबसूरत है यशपाल जी। आप बोलिए मोनिका जी। सेवा तो देखिए, सेवा करने के लिए ही समाज सेवा के अंदर अगर कोई नेता बनना चाहता है, जनप्रतिनिधि बनना चाहता है, तो वो सेवा ही कर सकता है। और वो वाकई कोई वॉशिंग मशीन है क्या? जैसे नेता आते हैं बीजेपी में धुलकर निकल कर आते? नहीं, ऐसा धुलकर क्यों? अगर किसी ने, आप भी बीजेपी के अंदर आके किसी ने कोई गलत काम किया तो उसको सजा मिलती है। हाँ। ऐसा नहीं कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, चाहे कोई कैसा भी नेता हो, बड़े से बड़ा हो, चाहे वो छोटे से छोटा नेता हो, ऐसा नहीं होता। और रही बात आप पार्टी की, देखिए मैं तो एक ही क्वेश्चन आप पार्टी के प्रवक्ता और इनके राष्ट्रीय जो नेता हैं उनसे भी पूछता हूं हमेशा कि अब इलेक्शनों का समय है, आदमपुर के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा वह पानी का है। जो पंजाब सरकार के अंदर आज इनकी गवर्नमेंट है, आज इनकी सरकार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि SYL का जो मुद्दा है वो उसको सॉल्व किया जाए केंद्र के द्वारा, पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ बैठ के। क्या ये हरियाणा का हक हरियाणा को दे देंगे? SYL का जो पानी, जो सबसे बड़ा मुद्दा आदमपुर के अंदर पानी की कमी को हमेशा लेके आता है, क्या ये उस पे स्टैंड करेंगे या सिर्फ इलेक्शनों की राजनीति करते हैं? पंजाब में जाएंगे तो SYL मुद्दे का लेंगे कि हम पानी देंगे नहीं, हरियाणा में आएंगे तो हम पानी देंगे। आज तो इनके हाथ में है सब कुछ। आज तो इन्होंने सिर्फ एक टेबल में बैठ के यस करना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी गंभीर, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, उसके तहत हमारा जो हिस्से का पानी बनता है, क्या ये लोग आदमपुर की जनता को वो पानी देंगे या नहीं देंगे? ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। ये आरोपों पर लगाना कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब ऐसी बातें हैं। लॉजिकली बात, जो डेवलपमेंट की बात है, क्या वो SYL के पानी को मैं जी जवाब देना चाहते हैं आपके सवाल का। ठीक है, मैं जी जवाब दीजिए। पानी के बारे में मैं बताऊंगा इनको। देखो आप यशपाल जी, आपकी पंजाब में भी पार्टी है, कांग्रेस भी पंजाब में है, और कितने साल बीजेपी भी अकाली दल के साथ मिलकर रही है और कांग्रेस भी रही है। तब आपकी पार्टियों का क्या स्टैंड है वहां पंजाब में, क्या स्टैंड आपकी कांग्रेस का है? और रही सुप्रीम कोर्ट की बात, ये बड़ी अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया और गाइडलाइन स्थापित कर दी। जब दो स्टेट का डिस्प्यूट होता है किसी भी बात पे, चाहे वो पानी पे हो, चाहे वो बिजली पे हो, किसी चीज पे या जमीन पे, तो उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है लागू करने की, क्योंकि एक स्टेट तो लागू नहीं कर सकती। एक कहेगा दूसरा मना करेगा, दूसरा कहेगा ये मना करेगा। अब जब पहली बात तो है, पिछले 47 से ये चल रहा है, 1 मिलियन एकड़ फुट पानी पाकिस्तान में जा रहा है फालतू। उसको तो SYL के मुद्दे से मुझे लग रहा है कि डिबेट जो है वो डिरेल हो रही है। डिबेट हट रही है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी नहीं मोनिका जी, ये उसी का एक सर ठीक है, SYL के मुद्दे पर मैं अलग से डिबेट रख लूंगी। यशपाल जी आदमपुर की तैयारियों को लेकर बात कर रहे हैं सर, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ इस पर पूरी बात की जाए। आदमपुर की जनता को उनका आदमपुर की जनता तो सड़कों पर भी रो रही है, आदमपुर की जनता स्कूलों पर भी रो रही है, बहुत सारे मुद्दे हैं सर। देखिए वो ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का एजेंडा है ना, आम पार्टी के एजेंडे के तहत हम बात करना चाहते हैं कि क्या उसका हक उनको मिलेगा। आम आदमी पार्टी का एजेंडा जो है वो आम आदमी पार्टी तो कह रही है, बता रही है ना कि क्या उनका, वो तो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही तमाम पार्टियों पर। देखिए भ्रष्टाचार के आरोप, जो भ्रष्टाचार की जल्दी है, जो पार्टी आपके सामने सारी चीजें हैं, अभी शराब नीति के अंदर किस तरीके से हुआ, सारी चीजें आपके सामने हैं। लेकिन आप उस मुद्दे को छोड़ के मैं तो इस बात पे आना चाह रहा हूं, और जनता जो आदमपुर की जनता को सबसे जो गंभीर समस्या है पानी की,
वो इनके हाथ में जनता है। को भोली भाली समझती आप लोग जो हिमाकत करते हैं ना, वो छोड़ दीजिए। पहले के जमाने में होता था, लेकिन अब जनता सब जानती है। और अब आप देखते भी हैं, जगह जगह से आश्चर्यचकित कर देने वाले जो है वो रिजल्ट सामने आते हैं। ठीक है योगेश जी, मैं आपका रुख करूंगी। सर, आपने तमाम लोगों की बातें सुनी, कांग्रेस की भी, बीजेपी की भी, आम आदमी पार्टी की भी। आपको क्या लगता है? देखिए, जीत के दम सभी पार्टियां भर रही हैं, सभी पार्टियों का कहना है कि तैयारियां पूरी हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन वास्तव में क्या नजर आ रहा है? वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यहां से शुरू होती है कि ये जो आप बात कर रहे थे ना, डिरेल कर रहे हैं, क्या दोनों की दोनों पार्टियां SYL के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगी? नहीं लड़ेंगी। रीजन मैं बता देता हूं। बीजेपी का ऐसा समय भी रहा है कि बीजेपी सेंटर में है, बीजेपी हरियाणा में है और बीजेपी सपोर्टेड पंजाब में है। उस टाइम पे बेस्ट टाइम था, वो सॉल्व कर सकते थे, नहीं किया। ये सॉल्व नहीं करते कुछ भी। ये क्या होगा, जब प्रॉब्लम आएगी तो नेहरू जी पे डाल देंगे। एनीवे, इसको छोड़ देते हैं। जो चुनाव के मुद्दे हैं, योगेश जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। सर, मुझे रुकना पड़ रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए, समय का अभाव है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जैसे जैसे आदमपुर उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी हलचल लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है, नामांकन हो रहा है और इसी बीच हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से किस पार्टी की क्या कुछ यहां पर तैयारी है। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। योगेश कौशिक जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। यशपाल बत्रा हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। रविंद्र ढोल प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। मेहर सिंह प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। योगेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। आप बता रहे थे किस तरीके से वास्तविकता क्या है धरातल पर, अगर हम देखते हैं तो सच्चाई क्या नजर आती है उपचुनाव को? मेरा कहना सिंपल है कि किस मुद्दे पे चुनाव भाजपा लड़ने जा रही है, किस मुद्दे पे चुनाव कांग्रेस लड़ने जा रही है। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, जिस दम पे ये चुनाव जीत के आए थे, वो अन्ना हजारे जी की कृपा हुई इन पे और लोकपाल का बहुत बड़ा मुद्दा हुआ और आम आदमी पार्टी भी वहीं से निकल के आई और उस दम पे इन लोगों को सरकार मिली और आज ये सरकार का आनंद ले रहे हैं। लेकिन ये क्या भाजपा प्रवक्ता को कोई लोकपाल कौन कौन से स्टेट में कौन कौन है इनका या सेंटर में कौन है, इनका नाम याद है? जरा पूछ लेना मेरे बोलने के बाद। दूसरे, मैं ये कहता हूं कि हरियाणा के मुद्दे अगर हम बात करें तो बेरोजगारी में हम कहां हैं? क्या इस जिक्र करेंगे बेरोजगारी का? भ्रष्टाचार की जहां तक ये बात करते हैं
तो भ्रष्टाचार मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि भाजपा ने 500 कार्यालय कैसे बना दिए, हजारों हजारों करोड़ के, ये पैसा कहां से आया है। अच्छा, उसके बाद मैं अब शिक्षा की अगर बात करें, कितने स्कूल बंद किए हैं अभी कांग्रेस के भाजपा ने इसी सरकार के दौरान, इन्हीं कुछ दिनों में। तो हॉस्पिटल कितने बना दिए हैं इन लोगों ने। अगर ये डेवलपमेंट की है इनकी, अभी बारिश हुई है 2-3 दिन की, किसी एक शहर में कोई एक रोड दिखा दो जो बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, मैं और बत्रा साहब एक ही शहर के हैं, मैं इनको कल सुबह या अभी रात में बिठा के गाड़ी में घुमा सकता हूँ। सारे के सारे गुड़गांव के रोड टूटे हुए हैं, और ये अगर मना करते हैं तो मैं इनको अभी बिठा के दिखा दूंगा। ठीक है, तो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे ये मैं सोच के हैरान हूं। हाँ, सिर्फ इस दम पे अगर लड़ना चाहते हैं कि भजन लाल जी के परिवार के कंधे पे हम चढ़ लिए हैं और उनको फूल थमा दिया है हमने और फूल जीत जाएगा, तो वो बात अलग है। अब दूसरी बात मैं करता हूं कि आम आदमी पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो अब यहाँ पे कुछ पाने के लिए ही आए हैं। ये मैं मानता हूं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी बहुत ताकत से चुनाव लड़ती है, इनके वर्कर हर घर में, हर गली में, हर नुक्कड़ पे पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे भाजपा कुलदीप बिश्नोई के साथ खड़ी होगी और उस तरीके से खड़ी होगी जैसे और जगह पे भी खड़ी होती रही है, और जेजेपी का भी वहां पे वो माहौल नजर आएगा। क्योंकि जेजेपी ना, अगर इनको ऐसे ही सपोर्ट आंख बंद करके करती रही तो मैं आज गारंटी ले रहा हूं कि 10 सीटें जो है अगले चुनाव में देख लेना ये कितनी रह जाएंगी। और ये भाजपा का एक स्टाइल है कि जहां पे भी जिससे भी कंप्रोमाइज करते हैं उस रीजनल पार्टी को ये बर्बाद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये इतिहास है इनका, कोई नई चीज नहीं है। मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं, इसे बुरा मत समझना। राजनीतिक तौर पे इनका अधिकार है कि अपना कद बढ़ाएं, और ये बढ़ाते हैं। तो ये अगर ऐसा कर रहे हैं उनके साथ, तो अगले चुनाव का क्या प्लान होगा इनका। अब ये इस चुनाव में मैंने जो मुद्दों की बात की है, मुद्दे कोई जिक्र नहीं करेंगे, तो ये मुद्दे भटका के कहां पे लेके जाएंगे जी। आप कह रहे हैं बीजेपी मौके पे चौका मारना चाह रही है बस। वो नहीं, वो एक बात बता दूं मैं, ये अभी पता नहीं धूल साहब ने कही थी या आम आदमी ने कही थी। मैं एक बात से को बहुत सीरियसली देखना चाहता हूँ चुनाव में कि क्या आजमपुर की जनता कुलदीप बिश्नोई को बतौर गद्दार एक्सेप्ट करती है या उनका सेवक एक्सेप्ट करती है। इनकी हार और जीत ये भी फैसला करेगी, क्योंकि आप जीतते हो कांग्रेस की टिकट पे और कांग्रेस की टिकट को छोड़ के किस मुद्दे पे छोड़ के जाते हो आप। कोई मुद्दा तो बताओ ना, जनता का मुद्दा है क्या इन्होंने कहीं पे ये बोला कि भाई जनता इसलिए कांग्रेस से इसलिए परेशान थी इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, क्या मुझे कहीं पे हलवा मिल रहा है इसलिए मैं उनके घर पे जाके बैठ के खाने जा रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने इनका बयान मैंने सुना अभी। ये तो वही कुलदीप बिश्नोई की बात। सरकार में हम नहीं थे, ठीक है, बीजेपी सरकार में होंगे तो काम कराएंगे, सरकार में न होते हुए क्या काम नहीं कराए जाते हैं। मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं कि किसी भी एमएलए को काम के लिए वो मना नहीं करते हैं। हाँ, ये करवाना नहीं चाहते हैं, बात दूसरी है। वहां जाके ही ज्यादा काम कराएंगे, वो जनता देख लेगी दोबारा से। ठीक है, ये रही बीजेपी और कुलदीप बिश्नोई की बात। काम किए दोस्त। ठीक है, लेकिन क्या कांग्रेस और आपके पास वो मजबूत संगठन आपको नजर आ रहा है जो उपचुनाव में जीत दिला सके? देखिए, चुनाव में वोटिंग 2 तरीके से होती है। एक चुनाव में वोटिंग होती है कि इनको हराना है, कुलदीप बिश्नोई का जिताना है, कुलदीप बिश्नोई के हराने पे चुनाव होगा। ये किसी उस पे कैडर पे या इस पे नहीं होने वाला। ये क्योंकि वैसे आप क्या समझते हो कि कांग्रेस का कैडर कमजोर है वहां पे वो अपने जेपी चुनाव लड़ने के लिए गए थे, उन्होंने भी एक बार इनको घुमा दिया था। ये तो थोड़े से 10-15 दिन अगर जेपी को और मिल जाते तो वो चुनाव हराते आते हैं इनको, ये गारंटी थी उनकी। अब मुझे नहीं मालूम किसको टिकट देंगे और क्या होगा, ये दिमाग से निकाल दे। जनता इतनी मूर्ख नहीं रह गई अब कि आप कुछ भी कहते और जाके चुनाव में खड़े होकर कहेंगे कि मुझे फिर से वोट दो और जनता दे देगी। अगर मान लो जनता कुलदीप बिश्नोई ने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली है? मैं यही तो बात कह रहा हूँ। ये राजनीतिक तौर पे कुलदीप बिश्नोई के बारे में मैं बहुत पहले कह चुका हूँ कि जितने समझदार निर्णय जो है भजन लाल जी लेते थे, उतने ही उल्टे डिसीजन कुलदीप जी ने लिए हैं। आप एक डिसीजन इनका चेक कर लीजिए। और उस डिसीजन में बीजेपी इनको एक बार निपटा चुकी है, फिर भी इनको अकल नहीं आई, फिर बीजेपी की गोद में जाने मिलेगा क्या वहां पे? ठीक है, ठीक है बत्रा जी, आपको एक एक करके सभी के जवाब देने से थोड़ा धैर्य आप रखिएगा। मैं कांग्रेस के पास जाऊंगी। रविंद्र जी, सर बात करें उपचुनाव के आदमपुर के, तो वो खास मुद्दे, वो खास स्ट्रैटेजी जिससे कि आपको लगता है कि लोग जो हैं वो कांग्रेस को वोट करेंगे। आप कांग्रेस का गढ़ कहते हैं, लेकिन कांग्रेस के क्या मुद्दे हैं? देखिए, कांग्रेस लगातार वहां पर रही है ना, विकास के मौके आपके पास थे, तो इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं आपके पास कि उपचुनाव में जनता आपको वोट करेगी?
सरकार उस समय पर डर गई थी कि 40-40 दिन जो है स्कूल के छात्र स्कूल के बाहर बैठ करके धरना देते हैं, चुनाव होते ही घोषणा होती है आदमपुर के उसको स्कूल को जो है डिमर्ज कर दिया जाता है। पहले मर्जर का कथित जो है एक सुना करके फैसला, ठीक है। और प्रादेशिक स्तर के ऊपर जिस प्रकार से जो है जहां तक बात नौकरियों की कमी, बेरोजगारी की जो लगातार बढ़ती हुई बेरोजगारी है, CMI की रिपोर्ट को देखिए 35-36% तक चली गई है। मुद्दा केवल एक नहीं है प्रादेशिक स्तर के ऊपर, मुद्दे बहुत ज्यादा है प्रादेशिक स्तर पर। और उससे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या एक ऐसे समय पर जो है सत्ता लोलुपता के कारण कांग्रेस के राज्यसभा के कैंडिडेट को पहले हरा करके, पार्टी के साथ गद्दारी करके और उसके बाद में रिजाइन दे करके और एक ऐसी पार्टी से इलेक्शन लड़ने का काम कर रहे हैं कुलदीप बिश्नोई जी, जिस पार्टी ने उनको पहले से धोखा दिया हुआ है। तो ऐसे बिल्कुल स्पष्ट तौर पर वहां पर जनता के अंदर एक नहीं ऐसे 50 मुद्दे रहेंगे कि भाई कैसे जब एक क्षेत्र में हरियाणा के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी की विरोधी लहर चल रही है, यहाँ के लोग, यहाँ के जनमानस जो है भारतीय जनता पार्टी से तंग हो चुका है, त्रस्त हो चुका है, और उस समय पर ये भाजपा को मजबूत करने का काम कर रही है। आदमपुर की जनता ने बीजेपी को तो चुना ही नहीं था ना सर, वो तंग कैसे होगा? यही कह रहा हूं मैं आपको, पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं आपको कि लगातार 2 उपचुनाव हारने के बाद में एक मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। तो उसके बावजूद भी सत्ता लोलुपता के कारण की 1-1.5 साल 2 साल में सरकार में रह जाऊं, लोग चुनते हैं अब ये कह रहे देखिए अब किसी और को चुनेंगे सर। समझिए 2005 से 2009 तक चंद्रमोहन जी जो है अपने उप मुख्यमंत्री रहे, कुलदीप बिश्नोई जी सांसद भी रहे, उस समय पर सरकार के अंदर थे। और उसके बाद में 2009 के बाद में इन्होंने एक अलग पार्टी बनाई जो है, उसके बाद में देखिए कि क्या उस समय पर ये सत्ता में नहीं था आदमपुर, इन्होंने कितना आसानी से जाकर के कह दिया कि भाई सत्ता तो इसका मतलब चौधरी भजनलाल जी जो मुख्यमंत्री थे, सत्ता तो कांग्रेस की वहीं उसी समय पर थी आदमपुर की, तो आज तो मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई नहीं है, ना होंगे, ना कभी बनेंगे। ये तो मुख्यमंत्री पद का लालच था इनका। और हरियाणा यहाँ पर तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस के अंदर तो इनको मौका निश्चित तौर पर मिल जाता, भारतीय जनता पार्टी में तो भूल जाइए, बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें कि कभी ये प्रदेश अध्यक्ष या कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे। ये कुलदीप बिश्नोई जी को स्पष्ट तौर पर समझ लेना चाहिए। ये तो एक नेशनल न्यूज़पेपर ने एक इंग्लिश नेशनल न्यूज़पेपर की मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी जब कुलदीप बिश्नोई जी ने पार्टी छोड़ी थी उस समय की, कि भाई ईडी के जो मामले जो चल रहे थे जो है, उससे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में ये परिवार आया कि किस प्रकार से इनके पासपोर्ट जब्त करने तक की भी नौबत आ गई थी कि विदेश जाने की परमिशन तक बहुत मुश्किल से मिल गई थी। तो मुझे लगता है आपके नेता इतने कमजोर है क्या सर, ईडी से डर जाएंगे? जो डरा वो भाग गया, जो नहीं डरा पार्टी में। तो डरपोक नेता है आपके? हमारे कोई नेता नहीं, कुलदीप बिश्नोई जी हमारी पार्टी के कोई नेता नहीं है, हमारी कांग्रेस की लायबिलिटी है, भाजपा की लायबिलिटी है। देखिए कुलदीप बिश्नोई जी जहां भी रहे हैं, आप समझिए कि कुलदीप बिश्नोई जी जहां भी रहे हैं, जिस भी संगठन में रहे हैं, लायबिलिटी रहे हैं। कांग्रेस में रहे, कांग्रेस की लायबिलिटी थी, हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई, वहां पर लायबिलिटी थे। आज कांग्रेस की लायबिलिटी भाजपा में जाकर के इनकी लायबिलिटी बन के आ गई है। अभी तो देखिए, अभी समय गुजरने दीजिए, आपको पता लगेगा कि क्या क्या आऊंगी आपके पास आपकी मुस्कुराहट की वजह पूछने। ठीक है मेयर जी, आपके पास आऊंगी। मेरी मुस्कुराहट की वजह ये है कि वो कहते हैं ना, साज तो बोले जो बोले, चलने भी बोले, इसलिए मुझे हंसी आ गई। अब आप ये देखिए, आम आदमी पार्टी को तो सर टक्कर में ज्यादातर मानते ही नहीं है। अगर मैं बात करूं कांग्रेस की भी, तो वो भी कहते हैं कि मुकाबला आम आदमी पार्टी से तो हमारा है ही नहीं, बीजेपी तो आपको देखती ही नहीं कहीं। तो ये आपके लिए फायदा है क्या? ये आपकी स्ट्रेटेजी रहती है कि आपको हल्के मिले और आप अपना रास्ता साफ कर लें? हमारे साथ आपके लिए तो ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है ना सर, हरियाणा की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ये उपचुनाव, इससे सुनहरा अवसर तो है ही नहीं आपके पास फिर और कोई। बिल्कुल आपकी सही बात है और मैं इसका अभिनंदन करता हूं इस बात का कि हमारा आगाज होगा इस बार। और वो क्यों होगा, खास बात ये है, लीडर से हमारे जो दूसरी पार्टियों के लीडर हैं वो नहीं मानते कि हमारी कोई उपस्थिति है वहां, लेकिन वोटर जो है ना वो चुपचाप जाके जब वोट करेंगे ना तो पता चलेगा कि क्या हुआ। जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, पंजाब में खिसक गई थी, इसी प्रकार आदमपुर में क्यों जीतना चाहते हैं हम? आदमपुर में जीत के हम कोई ऐसा बात नहीं है कि सरकार बना लेंगे हरियाणा में, लेकिन सरकार तो 2 साल पड़े हैं अभी। उसके लिए उसका कारण है कि हम विधानसभा में जाके उन मुद्दों को चिन्हित करेंगे जो मुद्दे
पब्लिक के लिए बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। और जिनको आज तक सिर्फ बातें की हैं कांग्रेस ने और बीजेपी ने, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अब आप देखिए, अब बता रहे थे, योगेश जी बता रहे थे कि भाई इन्होंने क्या प्राप्त कर लिया जाके, वहां पर बीजेपी क्या देगी इनको। वो जैसे अब कांग्रेस के प्रवक्ता ने बता दिया, जो हमारे रविंद्र जी हैं, उन्होंने बताया कि भाई ये तो ईडी का केस है, उसको ये तो पहले प्रेस में भी आ चुका है। तो सर ईडी तो मनीष सिसोदिया के घर भी पहुंची थी ना, वो क्यों नहीं डरे? उन्होंने क्यों नहीं पार्टी छोड़ी? लेकिन वहां मिला नहीं कुछ। हाँ, यहाँ अगर पहुंच जाती तो काफी कुछ मिलता। आपको पता है 100 बेडरूम का तो घर है, 100 बेडरूम का घर की जरूरत पड़ती है किसी को? अब ये बताइए हिसार में। ये आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और ये बिना ऐसे जो मेहनत की कमाई है उससे न तो 100 बेडरूम का घर बन सकता, न उससे। आपकी कॉन्फिडेंस की वजह क्या है सर? आपकी कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? ये जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर कि आदमपुर के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी जीतेगी, क्या इसकी मुख्य वजह है? मतलब भजनलाल की परिवार, एक तरफ भजनलाल का परिवार, एक तरफ कांग्रेस का गढ़, एक तरफ बीजेपी सत्ताधारी पार्टी, और इस बीच आप। उसकी मुख्य वजह ये है कि लोग इनसे तंग आ चुके हैं, थक चुके हैं। इनके वायदों को सुन सुन के फिर ये भूल जाते हैं उन वायदों को, और ये कभी गाय को आगे ले आते हैं, कभी मंदिर को आगे ले आते हैं, कभी मुसलमान को आगे ले आते हैं। इस वजह से लोग थक गए हैं बीजेपी से। ऐसे कांग्रेस तो वैसे ही आप बता रहे हैं कि भाई, आप क्या बता रहे हैं, मुझे भी पता है और सभी को पता है कि अपनी गुटबाजी की कहानी ये खत्म हो रही है, और ये नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। तो इन दोनों से इतना तंग आ गए कि जो हमारे मुद्दे हैं आम आदमी पार्टी के, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार को खत्म करने का, उसके बाद बेरोजगारी जैसे बताया हमारे माननीय रविंद्र जी ने कि भाई 33, 34, 35, लेकिन ये एक्चुअल में 37.5% है, सबसे ज्यादा है, सभी स्टेट से ज्यादा है। और उसमें महिलाओं की बेरोजगारी और ज्यादा है पुरुषों से। तो ये सब चीजें देखने के लिए अगर आपको, और ये इनके लिए मुद्दा क्या है बीजेपी के लिए, अब जैसे इनके जो आला आदमी हैं, जो अपने भागवत जी हैं, उन्होंने क्या कहा कि भाई देखो जनसंख्या के बारे में को सोचना पड़ेगा। अरे भाई, भारत में आज 2.1 फर्टिलिटी होगी सर। हाँ ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप आदमपुर में देखिए 50% महिलाएं हैं, हीमोग्लोबिन कम है उनमें। बच्चों में स्टंटिंग है, उनकी हाइट पूरी नहीं गई है। ठीक है, क्या कारण है? ठीक है, ये सब कारण, इन सब कारणों से लोग हमें ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। उसके बाद योगेश जी मैं आपके पास आऊंगी, पहले यशपाल जी से जवाब मैं ले लेती हूँ। यशपाल जी, आपने सभी की बातें सुनी, योगेश जी की भी, रविंद्र जी की भी, मेहर जी भी की, सभी पर आपकी प्रतिक्रिया। गंभीर आरोप भी लगाए गए कि आपका तो कोई जनाधार है ही नहीं ना, आप तो उछल रहे हैं बस कि भजनलाल के परिवार का कोई कैंडिडेट है आपके पास। मोनिका जी, बीजेपी पार्टी के अंदर ऐसा कल्चर ही नहीं है जिस तरीके की आप बात कह रहे हैं। हमारे यहाँ तो बड़ा अनुशासन में रह के काम करना पड़ता है। अभी कौशिक जी एक बात कह रहे थे कि बीजेपी किस आधार पे काम, मतलब किस काम के आधारों पे वोट मांगेगी। कोई काम नहीं है, पानी हर जगह होता है, हर जगह ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये काम नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कौशिक जी प्रिपेयर होके आते हैं घर से कि किसी की कांग्रेस की मतलब अच्छाई करनी है, दूसरी पार्टी की बुराई करनी है। मैं इनसे क्वेश्चन ये करना चाहता हूं कि ये सारी बातें आपकी ठीक भी हैं, तो फिर जनता बार बार बीजेपी को पहले से ज्यादा वोट क्यों करती है? और वही इस उपचुनाव में देख लेना आप। एक बात। अब दूसरी बात रही, कांग्रेस प्रवक्ता ने एक बात कही कि 2 उपचुनावों से ही डिसाइड कर दिया इन्होंने कि हरियाणा के अंदर आगे होने वाला क्या है और देश के अंदर क्या होना है। क्या पिछले समय से 49 इलेक्शन पूरे देश के अंदर हुए हैं, जिसके अंदर 39 इलेक्शन इस पार्टी ने हारे हैं? क्या वो 39 से ये डिसाइड हो गया कि 2024 में किसकी सरकार आनी है? ये डिसाइड हो चुका कि माननीय मोदी जी दोबारा आ रहे हैं? क्या इससे डिसाइड हो चुका? 2 उपचुनावों से इन्होंने इतना बड़ा ऐलान कर दिया, जो ऐलान कर दिया, जिनकी पार्टी के अंदर इतनी गुटबाजी है, अभी तक अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, संगठन अपना 8 साल से 10 साल से डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। और जिन लोगों ने आज तक समाज के अंदर, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर किस तरीके के काम किए हैं सबको पता है। वो लोग कह रहे हैं कि 2 उपचुनावों से ही डिसीजन कर दिया। अब रही आप पार्टी की बात कि ईडी और सीबीआई की बात करते हैं। आपको याद होगा भी सोनाली फोगाट का एक इश्यू था
जब सोनाली फोगाट के मुद्दे पे आप भी कांग्रेस भी कि इसको सीबीआई के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए, सीबीआई के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए, तो किसी किसी मुद्दे पे तो ये कहते हैं कि ईडी और सीबीआई ठीक है, जब इनके पास पहुंच जाए वो ईडी और सीबीआई तो ये कहते हैं वो गलत है। अभी इन्होंने एक बात कही कि मनीष सिसोदिया के यहाँ तो कुछ नहीं मिला। क्या अगर मनीष सिसोदिया के यहाँ मिलता तो वो पार्टी छोड़ देते? आप बताइए, आप पार्टी के प्रवक्ता, आप अभी इतनी बड़ी बात आप बोल रहे, आप मुद्दों की बात पे आओ। जो संवैधानिक चीजें हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपना काम कर रही है, अपने तरीके से काम कर रही है। आप अपने सर ये तो हमेशा करा है बत्रा जी, ये कुछ नया नहीं है। जिसकी सत्ता रहती है ना उस पर इल्जाम लगते ही है कि ईडी उसकी है, उसकी है, ये कुछ नया नहीं है सर। एक इल्जाम लगाना विदाउट एविडेंस के लगाना, बिना लॉजिकली लगाना, कोई प्रूफ हो इनके पास किसी भी चीज का, वो कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। चैनलों पे बैठ के किसी भी बात को कैसे प्रेजेंट करना, पब्लिक को बरखलाना, वो एक एक पॉइंट अलग है। मेरा एक ही क्वेश्चन इनसे दोबारा है, और मैं हमेशा चैनल पे जब भी आप प्रवक्ता किसी डेवलपमेंट की बात करते हैं और स्पेशल आदमपुर, भिवानी, महेंद्रगढ़ की बातें जब आती हैं, मैं तो उनसे ये एक क्वेश्चन ही कर देता हूँ कि वो SYL का जो मुद्दा, जो हमारे हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा है, वो आप लोग उसको कंप्लीट करेंगे कि नहीं? पाकिस्तान में पानी देना इनको मंजूर है। 2.5 मिलियन एकड़ फीट पानी पंजाब के अंदर जा रहा है और लगभग 80% पानी वहीं जाता है और उससे आगे चला जाता है। जो यूज होता है वो 2.5 मिलियन एकड़ फीट पानी पाकिस्तान यूज करता है। क्या उनको देना मंजूर है? अपने छोटे भाई हरियाणा को देना इनको मंजूर नहीं है? आप उन मुद्दों को सोल्व कराइए। अगर जनता को लगेगा आपने वाकई में काम किया है और जनता की सेवा की और जनता के हितों के लिए काम किया, हरियाणा की जनता के लिए काम किया है, आप तो प्रूफ करने का टाइम आ गया आपका। उपचुनाव के अंदर आप ये प्रूव करो कि SYL का मुद्दा आप सॉल्व कर सकते हो, और करना चाहो तो 1 मिनट का ये डिसीजन है। सिर्फ इतना कहना है आपके राष्ट्रीय नेता ने, केजरीवाल जी ने, कि पंजाब सीएम को ये सॉर्ट आउट कर दिया, इसका सोल्यूशन निकाल दिया जाए। 2 दिन बाद 3 दिन बाद मीटिंग है, वो हो सकता है मीटिंग फाइनल होकर इन पे डिसीजन कोई अगर कर दें तो हो सकता है ये आदमपुर चुनाव के अंदर जी। ठीक है सर, समय का अभाव है, ठीक है योगेश जी, जिम्मेवारी स्टेट में योगेश जी, ठीक, आऊंगे आपके पास भी मेहर जी। योगेश जी बोलिए सर। आप मैं देख रही थी काफी टाइम से आप मुस्कुरा रहे हैं सभी की बातें सुनकर। नहीं, मुझे बड़ा मजा आता है जब लोग सरेआम झूठ बोलते हैं और सुनने वाले को भी पता होता है कि भाई ये झूठ है। एनीवे, इसको छोड़ दीजिए। मैं बहुत ही सीधी और स्पष्ट बात करना चाह रहा था कि किसी भी लोकपाल का नाम इन्होंने बताया नहीं है। और एक चीज जो बहुत ही स्मार्टली अब बत्रा जी ने कह दी है, अब ये इसका मतलब आदमपुर का चुनाव हिंदुस्तान पाकिस्तान करने जा रहे हैं। इनके पास और कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता, या तो गाय होगा, या फिर गंगा होगा, या फिर ये हिंदुस्तान पाकिस्तान होगा। ये ऐसे मुद्दों को भटकाते हैं। पाकिस्तान का जिक्र कहां से आया है? मैंने एक सवाल सीधा किया था कि बीजेपी की और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मुद्दे स्पष्ट है क्या सर? नहीं, मैं यही ये अपोजिशन में इनसे सवाल करने का ना मेरा अधिकार है। नहीं बिल्कुल नहीं कौशिक जी, मैं तो पूछ रही हूँ सर आपसे, मैं बस आपसे पूछ रही थी सर। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी राय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप किसी पार्टी से नहीं है, जनता आपको ज्यादा सुनेगी सर। मैं उसका बताता हूँ, सुनिए। अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो आम आदमी के कई नेता जेल के अंदर हैं, ठीक है। और भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो मेरा लिखित में दावा है, ये आप आज लिखवा लीजिए मुझे, जिस दिन बीजेपी की गवर्नमेंट जाएगी तो कितने बड़े बड़े नेता जेल में होंगे, ये आप चेक कर लेना। ये तो है भ्रष्टाचार का मामला। मैं सिर्फ डेवलपमेंट की और इनकी बात करता हूं। कांग्रेस अपनी बात करेगी कि हमने ये किया, आपने क्या किया। हमने कर्ज हरियाणा पे इतना छोड़ा था, आप उस कर्ज को कहां लेके चले गए। हमने एक मारुति जैसी बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई जिससे पूरे हरियाणा का डेवलपमेंट हुआ। आपने कितनी फैक्ट्रियां लगाई। अब ये चीजें आमने सामने की अगर हो तो चुनाव में या पॉजिटिव इलेक्शन में मजा आता है। लेकिन अगर बात यहाँ पे आ गई कि पाकिस्तान में पानी जा रहा है, दे कौन रहा है? सरकार में है कौन? सरकार में तो बीजेपी है। कितने सालों से बीजेपी है ये भी बता देंगे ये। और दोनों जगह थे ये तो। आम आदमी पार्टी तो अभी आई है यहाँ पे, इससे पहले तो दोनों साइड में थे। पंजाब में भी थे, पंजाब में अकालियों के साथ थे, सेंटर में खुद थे ये। तो ये किसके ऊपर इल्जाम लगाना चाहते हैं?
ठीक है। अच्छा, इसके बाद में तीसरी आदमपुर की भी माफ कीजिएगा योगेश जी, समय का अभाव है सर, आपको भी रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, योगेश जी आपका भी, यशपाल जी आपका भी, रविंद्र जी आपका भी, मेयर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आदमपुर के उपचुनाव में ये जो दंगल है आदमपुर के उपचुनाव का, इसमें किसका होगा मंगल, किसको अवसर देगी इस बार आदमपुर की जनता, देखना काफी दिलचस्प रहेगा। फिलहाल मसला में इतना ही, आप देखते रहिए तमाम खबरें। नमस्कार।